हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का ही चैप्टर नंबर 19 जो कि है ज़ीरो बेस बजटिंग करने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 18 जो कि था बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल करवा दिया है। अगर आपको वो चैप्टर पढ़ना था और आपने नहीं पढ़ना है तो जाके आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ज़ीरो बेस बजटिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सो मीनिंग ऑफ द ज़ीरो बेस बजटिंग, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है ज़ीरो और क्लीन स्लेट, मतलब कि ये जो हमारी बजटिंग है वो बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल से, ज़ीरो बेस से और एक क्लीन स्लेट से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो ये बिल्कुल ना एक नया बजट होता है जिसका प्रीवियस ईयर के बजट से और उसकी फ़िगर से कोई भी रिलेशन, कोई भी लिंक नहीं होता। और ये प्रिपेयर किया जाता है हमारे नए नए एस्टिमेशंस के बेस पे, नए एनालिसिस के बेस पे, और जो लेटेस्ट डाटा होता है उसके बेस पे ये क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं बड़ी बड़ी। इसमें एक थर्ड डेफिनेशन पे आ जाइए। ज़ीरो बेस बजटिंग कैन बी डिफाइन एज अ मेथड ऑफ बजटिंग वेयर बाय ऑल एक्टिविटीज़ आर रीवैल्यूड ईच टाइम अ बजट इज़ सेट। मतलब कि बजटिंग मेथड का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, ज़ीरो बेस बजटिंग मेथड का मतलब ये बताया गया है कि इसमें जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको दोबारा से रीवैल्यू किया जाता है हर टाइम। जब भी आपका बजट सेट होगा, जब भी आपका नया बजट सेट होगा तो आपकी सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे दोबारा क्या किया जाएगा, रीवैल्यू किया जाएगा। और हर जो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी वो डिफरेंट होगी, उनको डिफरेंट लेवल पे ही यहाँ पे रीवैल्यू करके बेस्ट जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम यहाँ पे निकालते हैं। और जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा ना वो किसके साथ मैच होना चाहिए, वो जो हमारे पास फ़ंड अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए उन फंड्स के साथ क्या होना चाहिए, हमारा मैच होना चाहिए। सो ज़ीरो बेस बजटिंग क्या है, एक मेथड है बजटिंग का जहाँ पे जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उसको रीवैल्यू किया जाता है। जब भी नया बजट सेट होगा उन सारी एक्टिविटीज़ को क्या किया जाएगा, रीवैल्यू किया जाएगा। हर जो लेवल होता है एक्टिविटी का वो अलग अलग होता है, उसको अलग अलग तरीके से वैल्यू करने के बाद जो बेस्ट कॉम्बिनेशन निकल के आएगा उसको हम चूज़ करते हैं। और जो बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा वो वाला होगा जो हमारे अवेलेबल फंड्स को मैच करता होगा। तो ये है सिंपल मीनिंग किसका, ज़ीरो बेस बजटिंग का। और ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार कि सिर्फ नए जो प्रोजेक्ट होंगे ये जो ज़ीरो बेस बजटिंग की जो टेक्निक है सिर्फ उन्हीं पे लागू होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होते हैं उनको भी हम यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं हर टाइम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नए नए प्रोजेक्ट्स पे ही लागू होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये नए प्रोजेक्ट्स पे ही लगती है, बट इट डजंट मीन कि ये पुराने या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे नहीं लग सकती। तो ये था इसका मीनिंग। इसके बाद हम करेंगे इसके मेन फीचर्स। मेन फीचर्स में आता है सबसे पहला टोटली फ्रेश कंसीडरेशन। इस वाली बजटिंग में जितने भी आइटम्स होते हैं बजट के, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, उनको हम नया ही कंसीडर करते हैं, उनको हम फ्रेश कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जस्टिफिकेशन फॉर एवरी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर दिस बजटिंग। इस बजटिंग के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा, जो भी आपका खर्चा इनकर्ड होगा, आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भैया ये खर्चा आया कहाँ से है और इस खर्चे को हमने क्यों किया। तो उसकी एक जस्टिफिकेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। फिर आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज़ मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ द बजट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज डिसीजन। क्या होता है, हमारे पास हमेशा जो हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, देखा जाए तो वहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होते हैं। तो एक जो कंपटीशन बन जाता है कि भाई हम इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में कितना काम निकलवा सकते हैं। तो वैसे ही ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है जहाँ पे हम लिमिटेड रिसोर्सेज में भी ऐसा डिसीजन लेते हैं जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो। उसके बाद इसमें फोर्थ पॉइंट आता है लिंक्ड टू द कॉरपोरेट गोल। जो हमारा ये वाला बजटिंग सिस्टम है ये क्या है, बेसिकली एक कॉरपोरेट गोल है, उससे लिंक करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इसमें पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल। ये जो बजटरी सिस्टम है इसमें हर जो लेवल होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो हर लेवल इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसके डिसीजन मेकिंग से लेके उसकी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने तक हर जो हमारा लेवल होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो इसमें क्या करेगा, इस वाले बजटरी सिस्टम में पार्टिसिपेशन करेगा, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल ही क्यों ना हो।
तो ये थे हमारे इसके कुछ फीचर्स, मेन फीचर्स ज़ीरो बेस बजटिंग के। अब हम इसके ना कुछ स्टेप्स करेंगे। जब भी हम ज़ीरो बेस बजटिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम क्या करेंगे, ज़ीरो बेस बजटिंग को अप्लाई या फिर अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला आता है हमारा डिटरमाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग। ऑब्वियस सी बात है, हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्लियर होने चाहिए कि जब हम ज़ीरो बेस बजटिंग को अडॉप्ट करेंगे तो हमारा उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा। हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारे अंदर बिल्कुल हमें क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट आता है डिसाइडिंग द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। हमें हमारे ज़ीरो बेस बजटिंग का ना स्कोप होगा उसको भी सेट करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ यहाँ ये अप्लाई होगा। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम कुछ फ्यू सेलेक्टेड एरियाज़ में ही ट्रायल बेसिस पे ज़ीरो बेस बजटिंग को लागू करते हैं, या तो हम क्या करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक्टिविटी में इसको क्या करते हैं, इंक्लूड और इंट्रोड्यूस करते हैं। थर्ड आता है इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन यूनिट। ज़ीरो बेस बजटिंग का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो हम पहली चीज़ करते हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन यूनिट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें डिसीजन यूनिट का मतलब क्या होता है, डिसीजन यूनिट का मतलब होता है वो प्रोजेक्ट या फिर वो प्रोग्राम या फिर वो डिपार्टमेंट जिसके लिए ये बजट है वो सेपरेटली प्रिपेयर किया जा रहा है, वो कौन कौन से हैं। ऐसे डिसीजन यूनिट्स का आइडेंटिफिकेशन करना ही इसमें बताया हुआ है। इसके लेकिन कुछ स्टेप्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हमें हमेशा दिमाग में रखते हुए चलना है। पहली चीज़ ये है कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन है वो हमेशा हमें इस तरह से डिसीजन लेना चाहिए, इस तरह से आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए ताकि जो मैनेजर्स की नीड है, जो मैनेजर्स रिक्वायरमेंट चाहते हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है हमसे कि भाई वो ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हम वो यहाँ पे फुलफ़िल कर पाएँ। दूसरा इसमें आता है कि जो हर डिसीजन यूनिट होगा जितना हो सके वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अदर यूनिट से वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि कल को अगर हमें कोई डिसीजन ड्रॉप करना भी पड़ जाए तो उसकी वजह से हमें कोई अनफेवरेबल चीज़ को फेस ना करना पड़े। तीसरा इसमें आता है कि इट शुड इंश्योर, इसमें ये हमें जो बजटिंग का जो भी है हमारा प्रोसेस है या फिर जो बजटिंग का ये है, ये हमें हमेशा इंश्योर करे कि जो हमारा यूनिट है, जो हम यूनिट का डिसीजन लेने वाले हैं वो इतना बड़ा हो, वो इतना लार्ज इनफ हो जिससे हम सारे रिसोर्सेज को अच्छे से मीनिंगफुल वे में रिव्यू कर पाएँ और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएँ। और सेम टाइम पे ये इतना छोटा भी होना चाहिए कि ताकि हम इसको अच्छे से मैनेज कर पाएँ। मतलब कि जो हमारा डिसीजन यूनिट को जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो इतना बड़ा होना चाहिए कि हम उसको अच्छे से रिव्यू कर पाएँ, और इतना छोटा भी होना चाहिए एट द सेम टाइम कि उसको हम अच्छे से मैनेज भी कर पाएँ। थर्ड वाला स्टेप हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद आता है हमारा चौथा स्टेप, डेवलपिंग डिसीजन पैकेज। अब देखो, जब हमने डिसीजन यूनिट एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली कि कौन कौन सा डिसीजन यूनिट हमने सेलेक्ट किया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिसीजन पैकेज को डेवलप करेंगे। डिसीजन पैकेज होता क्या है, डिसीजन पैकेज इज़ अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स का सेट है विच आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनिट। जो यूनिट हमने अभी आइडेंटिफाई की है उस यूनिट की आइडेंटिफिकेशन और उसकी एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करना इस डिसीजन पैकेज में इंक्लूड होता है। और हर जो मेजर एक्टिविटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होगी उसके लिए सेपरेट डिसीजन पैकेज है वो बनाया जाएगा। इसके लिए भी हमें कुछ एक्सपेक्ट्स होते हैं, कुछ हमें फैक्ट्स होते हैं जो ध्यान में रखने पड़ते हैं। पहला आता है कि इज़ इट नेसेसरी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एट ऑल, कि क्या ज़रूरी है कि जिस चीज़ के लिए हम डिसीजन पैकेज बना रहे हैं वो एक्टिविटी होनी ही चाहिए। दूसरा इसमें आता है इफ़ द आंसर इज़ नेगेटिव, अगर इसका जवाब, मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जवाब अगर नेगेटिव आता है कि नहीं ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डिसीजन पैकेज बना दो, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो कुछ भी आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं रुक जाओ। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हाँ जी, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी अगर आप उसके एक डिसीजन पैकेज बनवाना चाहते हैं तो। तीसरा इसमें आता है व्हाट हैज़ बीन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है और उसका एक्चुअल बेनिफिट क्या है। चौथे पॉइंट में ये बोला गया है कि एक बार हमें पता चल गया ना कि एक्चुअल कॉस्ट क्या थी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की, या फिर उसको हमने क्या किया, उससे हमें बेनिफिट्स हुए हैं, तो उससे क्या होगा, हम उसकी रीज़नेबल कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन पैकेज को
डेवलप कर सकते हैं। लास्ट इसमें पॉइंट आता है कि भाई एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो भी ऑपरेशंस हम करते हैं एक्टिविटीज़ में जितना हो सके वो एफिशिएंट होने चाहिए। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट, डेवलपिंग डिसीजन पैकेज। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, रैंकिंग ऑफ प्रायोरिटी। एक बार हमने डिसीजन पैकेज बना लिया, डिसीजन यूनिट हमने इंट्रोड्यूस कर ली, आइडेंटिफाई कर ली, तो हम क्या करेंगे, उनको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से रैंक करेंगे। जो बेस्ट होगी उसको हम रैंक फर्स्ट देंगे, और जो हमें लगेगा कि नॉर्मल है, ना इधर है ना उधर, उसको हम थोड़ी सी कम रैंकिंग देंगे। और जो बिल्कुल ही निल होगा, जो बिल्कुल ही एकदम बेकार है, उसको हम बिल्कुल लास्ट वाली रैंकिंग देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिसीजन यूनिट की रैंकिंग की जाती है। उसके बाद इसमें आता है हमारा लास्ट पॉइंट, अप्रूवल एंड फंडिंग। एक बार कोई भी रैंकिंग के बाद एक बार ये पता चल गया कि भाई कौन सी डिसीजन यूनिट और कौन सा डिसीजन पैकेज हमने सेलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं और फाइनली उसमें फंडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये थे हमारे स्टेप्स इन ज़ीरो बेस बजटिंग के 6 ही स्टेप्स थे, बहुत ईजी थे और उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद आता है हमारा ज़ीरो बेस बजटिंग और ट्रेडिशनल बजटिंग में एक डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा डिफरेंस इन प्रोसेस। दोनों की प्रोसेस में बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है। जो हमारी ट्रेडिशनल बजटिंग है, इसमें प्रीवियस ईयर के एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है और अगले साल नए अमाउंट को डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कट्स एंड एडिशन। मतलब कुछ डिडक्शंस करके, कुछ एडिशन करके अगले साल क्या किया जाता है, एक नए अमाउंट को डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन ZBB मतलब ज़ीरो बेस बजटिंग में ऐसा नहीं होता। इसमें हम प्रीवियस ईयर के लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते ही नहीं हैं। फिर आता है इसमें अगला पॉइंट आता है डिफरेंस इन ओरिएंटेशन। जो हमारा ज़ीरो बेस बजटिंग है वो डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करता है, अडॉप्ट करता है, और ट्रेडिशनल बजटिंग है वो अकाउंटिंग ओरिएंटेड को यहाँ पे क्या करती है, अडॉप्ट करती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एम्फेसिस ऑन अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इसमें आता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल बजटिंग है वो अकाउंटेबिलिटी इतनी होल्ड नहीं करता जितनी हमारी ज़ीरो बेस बजटिंग होल्ड करता है। फिर आता है इसमें फोर्थ पॉइंट, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। जो ट्रेडिशनल बजटिंग है उसमें बस अमाउंट को अलॉट किया जाता है और जो टॉप मैनेजमेंट होती है वही सारे डिसीजंस फिर ले लेती है। लेकिन ज़ीरो बेस बजटिंग में ऐसा नहीं होता। हर पर्सन को उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की हुई है, जिसके अकॉर्डिंग और जिसके बेस पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग अपने काम के लिए अकाउंटेबल है। तो वो लोग डिसीजन में पार्टिसिपेट लेते हैं ज़ीरो बेस बजटिंग में, लेकिन ट्रेडिशनल बजटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं लेते। फिर आता है हमारा प्रायोरिटी ऑफ डिसीजन पैकेज। डिसीजन पैकेज की बात की जाए तो जो हमारा ट्रेडिशनल बजटिंग होता है वहाँ पे जो बजट प्रिपेयर किया जाता है वो हमारे लास्ट ईयर के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसके जो फिगर्स होते हैं, उसमें कुछ एडिशन करके, एडजस्टमेंट करके फिर बनाया जाता है। लेकिन जो हमारा ज़ीरो बेस बजटिंग होता है यहाँ पे रैंकिंग को प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब कि आपको जो भी आपका डिसीजन बेस्ट होगा उसको आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से रैंक कर सकते हो। तो बेसिकली ट्रेडिशनल बजटिंग में कोई भी रैंक को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, लेकिन ज़ीरो बेस बजटिंग में दी जाती है। फिर सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ बजट की प्रेजेंटेशन ट्रेडिशनल बजटिंग में कुछ इस तरह से होती है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट में अपना हिस्सा भी ले लेते हैं उसमें। ठीक है, तो बेसिकली वो डेलिबरेटली इन्फ्लेटेड होती है, कहीं ना कहीं वो डेलिबरेटली इन्फ्लेटेड होती है। लेकिन जो ज़ीरो बेस बजटिंग है वो रेशनल एनालिसिस पे बेस होती है और हर एक प्रपोजल को, पर्टिकुलर प्रपोजल को एक अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो बेस बजटिंग में अलग तरीके से प्रेजेंटेशन होती है और ट्रेडिशनल बजटिंग में अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन होती है बजट की। ये क्या थे, हमारे डिफरेंस थे किस किस के बीच में, ट्रेडिशनल और ज़ीरो बेस बजटिंग के बीच में। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक विच इज़ एडवांटेज ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग। ज़ीरो बेस बजटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इसमें पहला आता है हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। जो जैसी जैसी हमारी प्रायोरिटी होगी उस हिसाब से हम अपने डिसीजन को रैंक करेंगे और जो डिसीजन हमारा सेलेक्ट हो जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं कि भैया ये हमारा डिसीजन है और उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इतने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं
वेस्टेज से बचाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा एडवांटेज है हमारी ज़ीरो बेस बजटिंग का। सेकंड इसमें आता है जस्टिफिकेशन ऑफ ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी जो कि ज़ीरो बेस बजटिंग के अंदर होती है, हर एक एक्सपेंडिचर उसका हमें यहाँ पे हिसाब देना पड़ता है, मतलब कि हमें जस्टिफाई करना पड़ता है हर एक एक्टिविटी को कितना खर्चा हुआ और वो क्यों हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है हमारा नो आर्बिट्रेटरी कट्स एंड इंक्रीज़ इन बजट। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा मैनेजमेंट है, ठीक है, वो बजट को इस तरह से अप्रूव करता है, डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे प्योरली हम दिखाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी फालतू यहाँ पे खर्चा इंक्रीज़ नहीं होता हमारे बजट में। उसके बाद आता है हमारा लिंकेज विद द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। जो हमारा ज़ीरो बेस बजटिंग होता है ना, इसमें जो भी हम काम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एंटरप्राइज़ के ऑब्जेक्टिव से लिंक होता है। ये नहीं कि हमारा जो एंटरप्राइज़ है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है और हम कहीं और ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि हमारा जो कहीं ना कहीं लिंक है एंटरप्राइज़ के ऑब्जेक्टिव से, हमारी ज़ीरो बेस बजटिंग का कहीं ना कहीं लिंक है। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ज़ीरो बेस बजटिंग में हमें पता चल जाता है कि भाई अगर कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है तो उसकी नॉलेज हमें यहाँ पे प्रॉपर्ली हो जाती है, क्योंकि हम हर चीज़ का हिसाब देते हैं यहाँ पे कि भाई कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। फिर आता है इसमें अगला पॉइंट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है कि it facilitate the introduction and implementation of the system of the management by the objectives. In this way it can not only be fulfillment of the objective of the traditional budgeting and the variety of the other purposes also. So basically यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसका यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसके बेस पे यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करना, अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, वो सारी यहाँ पे चीज़ों को हम टेक प्लेस करते हैं। लास्ट इसके बाद हमारा पॉइंट आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ज़ीरो बेस बजटिंग है वो ऐसी अप्रोच नहीं है जो ऐसे ही कोई भी उसको फॉलो कर सकता है, ऐसा नहीं है। जब भी हम ज़ीरो बेस बजटिंग में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारे मैनेजर हैं उसको अच्छे से रिव्यू करें, उसको जस्टिफाई करें। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसमें शो होती है। फिर आता है इम्प्रूवमेंट इन कोऑर्डिनेशन। इस टेक्निक के अंदर ये 2 वे टेक्निक है, इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो यहाँ पे इम्प्रूव होता है। मोटिवेशनल इम्पैक्ट, इसका लास्ट पॉइंट है मोटिवेशनल इम्पैक्ट। ज़ीरो बेस बजटिंग के अंदर क्या होता है कि ये हर एक पर्सन होगा जो ऑर्गेनाइजेशन में, वो इसके डिसीजन में इंक्लूड होगा, जिसकी वजह से उनके अंदर जो एक मोटिवेशन की जो भावना होती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोटिवेशन होता है, वो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमारे जो वर्कर्स होते हैं, हमारे जो काम करने वाले होते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ज़ीरो बेस बजटिंग के। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशन पढ़ेंगे। लिमिटेशन में पहली आती है एक्सपेंसिव मेथड। येस, इट इज़ अ एक्सपेंसिव मेथड। ट्रेडिशनल मेथड से तो ये कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें हम डिसीजन पैकेजेस बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, हर पैकेजेस को हर डिसीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग हमें क्रिएट करना पड़ता है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव है। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट्स इन रैंकिंग। ऑब्वियसली बात, अगर आपने कोई 5 डिसीजन लिए हैं, ज़रूरी नहीं कि जो डिसीजन आपको पसंद है औरों को भी वही पसंद होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस बीच में लड़ाई झगड़े होने की संभावना होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि भाई नहीं इस रैंक को फर्स्ट दो, नहीं इस रैंक को सेकेंड दो, इस वाली को लास्ट दो। तो ऐसे करके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर आता है हमारा शॉर्ट टर्म बेनिफिट। इसकी ये सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो यही है ज़ीरो बेस बजटिंग की। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आपको देता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। फिर इसमें चौथा पॉइंट आता है प्रॉब्लम इन इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटेटिव बेनिफिट्स। कुछ एक्टिविटीज़ इसमें ऐसी होती हैं जो सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देती है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देती, या फिर क्वांटिटी पे ध्यान देती है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देती, जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लास्ट इसमें पॉइंट आता है हमारा टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली बात है, ट्रेडिशनल जो हमारा मेथड था वो ऑलरेडी इतना टाइम कंज्यूमिंग था, तो ये वाला जो मेथड है तो उससे भी आ गया, तो ये कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये भाई ये मेथड सच में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मोर देन द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से भी ज़्यादा ये क्या है, टाइम रिक्वायरमेंट इसको होती है।
क्योंकि यहाँ पे हमें डिसीजन यूनिट बनानी होती है, उसको फॉर्मुलेट करना, डिसीजन पैकेजेस को फॉर्मुलेट करना होता है, उनको रैंकिंग देनी होती है। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। तो ये थी हमारी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग की लिमिटेशंस, और यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई नो ये चैप्टर कहीं बहुत ईजी था, छोटा था, और इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये तो बस चांदी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है और ये बहुत अच्छे से आपको लर्न भी हो जाएगा। तो गाइज़ थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है। तो अगर मुझसे बोलने में कोई प्रॉब्लम हुई हो और अगर मैं अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।